Hello everyone. So this is our fifth video in ninth class history series for the ICASC students only. Before starting this video, I have to tell you that ICSC has given new notification regarding the reduced syllabus, which I will tell you at the end of this video. So starting with this chapter 5, the Sangan Mage. Coming to the introduction, that this is called as the landmark in South Indian history. वर्ड संगम मीन्स संघा विच इज़ अ हिंदी वर्ड, हिंदी का एक वर्ड है. इसका इंग्लिश में वर्ड का मीनिंग एसोसिएशन भी होता है. रफली पीरियड जो इसका माना जाता है वो 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD का माना जाता है कि संगम एज इस वक्त चली होगी साउथ इंडिया में. और ये इन नदियों के पास कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में का जो एरिया था वहाँ की ये मानी जाती है. दिस संगम एज, ये जो नाम है वो कहाँ से आया है? जो संगम अकेडमिक्स यानी कि जो संगम एक लिटरेचर थी उसके थ्रू आया है. जब पांड्या किंग्स राज करते थे मदुरई से, ये वहीं से नाम ड्राइव हुआ है. इनके जितने भी लिटरेरी वर्क हैं वो द्रविडियन लिटरेचर, द्रविडियन लैंग्वेज में है. तमिल्स लेजेंड्स के हिसाब से संगम एक्चुअली वॉज हेल्ड इन द 3 पार्ट्स. इन दिस द फर्स्ट संगम वॉज अटेंडेड बाय द गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस, जो कि मदुरई में हुआ था. उस वक्त का जो मदुरई था वहाँ पर उस वक्त का कोई सा भी लिटरेरी वर्क इस टाइम अवेलेबल नहीं है. जो सेकेंड संगम एज था या फिर जिसे सेकेंड संगम कहेंगे वो हुआ था कपतपुरम में, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ टोलका पेपियन नाम से जो लिटरेरी वर्क है वही आज की डेट में सर्वाइव कर रहा है. बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है. जो 3rd संगम है वो आज की डेट में जो मदुरई है उस एरिया में कहीं पर हुआ था, और उसमें से जो लिटरेरी वर्क है वो सर्वाइव करा कुछ, और कुछ को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करा गया, जिससे हमें संगम एज के बारे में पता चलता है. उस वक्त में 3 किंगडम्स हुआ करते थे, चोरा, चोला एंड पांड्यास. उन्हीं की जो वॉर्स, उन्हीं की डीड्स, हीरोइक डीड्स के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वही चल के संगम लिटरेचर बनी, संगम लिटरेचर का थीम बनी. और उन्हीं डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उन तीनों किंगडम में से जो चेरास थे वो ही फाइनल जाके जीते थे बाकी दोनों के ऊपर. बाकी दोनों कौन कौन से थे? चोलास एंड पांड्यास. संगम लिटरेचर बेसिकली जो हमें चीज़ें मिली हैं सारी वो ये सब हैं जिनसे हमें पता चलता है संगम एज में क्या था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या उनकी सोच थी. बट इसमें से जो सबसे ज़्यादा मेन है, इम्पॉर्टेंट है, वो है पैथिन एंड किलिंकलकू, ये वाला. देखिए इसको मैंने रेड कलर से इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि ये जो PDF जिससे आपको समझाया जा रहा है उसमें पूरा चैप्टर कवर करा गया था. बट लेटेस्ट ICC नोटिफिकेशन की वजह से जो सिलेबस है वो कम करा गया है, तो इसी वजह से इसको रेड में मार्क कर दिया गया है कि अगर आपको फुल चैप्टर पढ़ना है तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है. लेकिन आप इस करंट ईयर के हिसाब से, करंट सेशन यानी कि 2021-22 के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत है. सिर्फ आप इस चीज़ को देखते हुए चल सकते हैं. जिस चीज़ के आपको नोट्स बनाने हैं उनको मैं आपको बता दूंगा, जिनके नोट्स नहीं बनाने वो आपको भी बता दिए जाएंगे, लेकिन वो करंट सिलेबस, करंट ईयर के हिसाब से. अगर कोई बाकी ईयर्स के हैं स्टूडेंट्स, आने वाले टाइम के बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए पूरा चैप्टर कंपलसरी रहेगा, पूरा जितना भी मटेरियल दिया हुआ है. तो फिलहाल हम 2021-22 के स्टूडेंट्स के हिसाब से बताते हैं कि उनको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट इस वाले लिटरेचर का नाम ध्यान रखें क्योंकि ये आगे चल के कनेक्ट होगा. तो देखिए आपको इस लिटरेचर का मैंने नाम बताया था. इसमें अराउंड 18 वर्क्स थे जिसमें मॉरल्स एंड एथिक्स के बारे में दिया हुआ था. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए हैं. इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है तिरुकुरल, जिसको लिखा गया था थिरुवल्लुवर द्वारा. ये कौन थे? ये ग्रेट तमिल पोएट थे और एक फिलोसोफर थे. इसके अलावा कुछ एपिक्स भी हैं, जैसे हमारे हिंदूज़ में जो एजेस के हिसाब से, वैदिक एज के हिसाब से रामायण महाभारत एपिक हैं, वैसे ही और भी कुछ एपिक्स हैं जिनका नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है. जितना भी रेड से लिखा हुआ है वो
करंट ईयर के स्टूडेंट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये वाला जो हमारा ब्लू वाला लिखा है हमने त्रिकुरल, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे कोर्स में भी दिया हुआ है कि इस साल के बच्चों को भी ये पढ़ना है। ये एक एथिकल गाइड माना गया है जिसमें मॉरल इम्पेरेटिव्स के बारे में, अवॉइडेंस ऑफ किलिंग, अवॉइडेंस ऑफ फॉल्सहुड, झूठ ना बोलने के बारे में, और किलिंग को रोकने के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इट इज़ ऑल्सो कमेंट्स टू द रीडर ऑफ फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर ऑल इंडिविजुअल, सबको एक से और एक बराबर मानना, किसी को कास्ट में या क्रीड में डिवाइड नहीं करना। इसकी जो टीचिंग्स हैं वो इन्हीं 3 कंपाउंड्स के ऊपर, जो कि वैदिक एज में भी था, इनके ऊपर मानी गई हैं। इसमें 133 सेक्शंस हैं, 10 कॉपलेट्स हैं, जिनको डिवाइड करा गया है 3 मेन किताबों में। यानी कि इसका पूरा जितना भी लिटरेचर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। आरम, वर्च्यू, पोरल, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, एंड कामम यानी लव के बारे में। तो इसमें जो वर्च्यू है उसमें इंसान की विजडम, वर्च्यू, उसका ह्यूमैनिटी, कंट्री, विलेज, उसके लोगों के बारे में किस तरीके सोचता है, वो कैसे रहना चाहिए, एक गुड सिटीजन कैसे बनना है, वो सब पोरल में दिया हुआ है। और कामम में लव के बारे में, सीक्रेट लव, मैरिड लव, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसके बारे में दिया हुआ है। और ये जो हैं ये थ्रिवल्लूर जी हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें लिखी थी, इन्हीं के द्वारा ये लिटरेचर लिखी गई है। इसके अलावा ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको नोट्स में लिखना है, इस साल के बच्चों के लिए भी, आगे वाले बच्चों के लिए भी। मेगालिथ्स एक वैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टोन्स के बने हुए होते हैं, जिसमें कोई से भी मोटर यूज़ नहीं होते। मोटर मतलब कि मोटा, यानी कि कोई सा भी, जैसे सीमेंट हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, उसे कहते हैं। कोई ऐसा मटेरियल बिना यूज़ करे आपको स्टोन्स से केव्स या फिर कोई रहने की जगह बनाना, उसे मेगालिथ्स कहते हैं। तो ये मेगालिथ्स भी संगम, जहाँ पर एज की जो एरियाज थी, साइट्स थी, वहाँ पर मिले हैं। तो ये माना जाता है कि ये संगम एज ही एक आखिरी एज रही होगी जहाँ पर मोनोलिथ्स का इस्तेमाल करा गया था। इसके अलावा जो ये संगम एज की हम बात कर रहे हैं वो इंडियन मैप के हिसाब से देखा जाए तो ये साउथ का पार्ट है। आज की डेट में ये एरिया कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में आता है। तो यहाँ पर वो चोला एम्पायर थे, ये पांड्या थे और ये चेरा एम्पायर थे। यही मेन 3 एम्पायर थे जिनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी, और उन्हीं की डीड्स जो थी वो आगे चल के संगम एज की लिटरेचर है उसका थीम बनी थी। तो ये जो तीनों डायनेस्टीज़ थी, डायनेस्टीज़ का मतलब होता है कि एक राजा, उसके बाद उसका बेटा राज करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसे डायनेस्टी कहते हैं। तो ये तीनों डायनेस्टीज़ थी। इन डायनेस्टीज़ की जो सिंबल्स थे वो ये थे, चेरास का एक बो एंड एरो था, चोलास का टाइगर, एंड ये फिश पांड्यास का था। ये आपकी किताब में भी मिल जाएगा आपको। इस तरह की चीज़ें कई बार आपकी पिक्चर क्वेश्चंस में आती हैं। जो मेन चीज़ आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है और याद रखनी है वो ये है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। देखिए चोलास से रिलेटेड तो आपकी किताब में एक चैप्टर भी है अलग से, वो आप प्रॉपर पढ़ेंगे। लेकिन आपको चेरास की, पांड्यास की क्या कैपिटल्स थी, क्या एम्बलम थे, यानी कि किस ये होते हैं एम्बलम्स, साइंस, यानी उनके फेमस पोर्ट्स, क्योंकि ज़्यादातर जितना भी ट्रेड था वो पोर्ट्स के थ्रू होता था, यानी सी ओशंस के थ्रू होता था, वो याद ज़रूर रखने हैं। अब ये जो आगे वाला लिटरेचर है, ये जहाँ से ये चेराज स्टार्ट है, ये आप सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है करंट सेशन वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली आपके लिटरेचर में, लिटरेचर नहीं, जो सिलेबस है उसमें नहीं दिया हुआ है। सो चेराज बेसिकली सेंट्रल और नॉर्थन पार्ट केरला का और कोंगनू रीजन ऑफ तमिलनाडु कंट्रोल करते थे। इनकी कैपिटल यहाँ पर लिखी हुई है, पोर्ट्स भी लिखे हुए हैं। इनका साइन बो एंड एरो था। इनके जो इंस्क्रिप्शन है, पोगेलेड इंस्क्रिप्शन, 1st सेंचुरी डेटेड है। इसके अलावा इनका एक अच्छा ट्रेड था, इंपॉर्टेंट ट्रेड रोमन्स के साथ था। दे ऑल्सो बिल्ड अ टेम्पल इन अगस्तिस देयर, यानी कि रोम में अगस्तिस एक जगह, वहाँ पर उन्होंने टेम्पल भी बनाया था। सेंगोतित्वन जो थे वो वहाँ के ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं, जिसे द रेड चेहरा या फिर गुड चेहरा भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग 2 सेंचुरी एडी में रहे होंगे। ऐसी ही चोलास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है।
चोलास के बारे में आगे जाके आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। एक मेन चीज़ चोलास के लिए हमेशा बोली जाती है कि इनके पास एक बहुत बढ़िया नेवी थी। बेसिकली नेवी का जो इन्वेंशन कह सकते हैं या फिर नेवी को पॉपुलराइज करने का काम चोला डायनेस्टी नहीं कर रहा था, क्यावेरी डेल्टा के पास थे, कोर एरियन का वही था। पांड्यास का मदुरई एरिया में उन्होंने रूल करा करते थे। इसके अलावा ऊपर आपने इनका जो मेन पोर्ट था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इनका एम्बलम फिश था, ये भी आप देख चुके हैं ऊपर। रेगुलर आर्मी रखते थे, ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। सती, कास्ट, आइडल वर्शिप यहाँ पर कॉमन थी। वुमेन्स वर ट्रीटेड बैडली, वुमेन्स को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करा जाता था। अब यहाँ से देखिए जितने भी टॉपिक्स कैपिटल लेटर्स में बोल्ड और अंडरलाइन है वो आपको इस सेशन के बच्चे, फ्यूचर सेशन के बच्चे, वो सबके लिए इन सब आपको नोट करने हैं। ऊपर का जो रेड था और ये जो 3 किंगडम्स के बारे में दिया हुआ था ये आप नोट नहीं करें, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन यहाँ से आपको नोट करना है। ये आपके सिलेबस में इस साल में भी, यानी 21-22 वाले में भी और फ्यूचर वाले में भी। संगम एज में हेरिडिटी मोनार्की यानी कि डायनेस्टी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती थी। ईच ऑफ द डायनेस्टी ऑफ संगम एज हैड आ रॉयल एम्बलम, यानी कि जैसे आपने ऊपर देखा एक एम्बलम था, एक साइन था, जैसे टाइगर था, फिश थी पांड्यास की, बो एंड एरोस था चेहरास का। किंग वॉज असिस्टेड बाय द वाइड बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि कई सारे लोग जो थे, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं आज की डेट में, वैसे ही वहाँ पर कई सारे ऑफिशियल्स थे जो किंग को असिस्ट करते थे, जिनको 5 काउंसिल्स के अंदर बांटा जाता था। वो काउंसिल कौन कौन सी थी? मिनिस्टर्स, प्रीस्ट, एनवीज, मिलिट्री कमांडर्स एंड स्पाइस। ये जितने भी बाकी वर्ड्स दिए गए हैं ये इन्हीं के ही तमिल वर्जन है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट था, ऑर्गेनाइज था, रेगुलर आर्मी रखते थे ये। इसके अलावा द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से पैसे कमाते थे, कस्टम ड्यूटी से पैसे कमाते थे ये। फॉरेन ट्रेड जो करते थे वहाँ से जो पैसा आता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइम, उससे पैसे कमाते थे। मेजर सोर्स इनका जो रॉयल ट्रेजरी का था वो था बूटी कैप्चर्ड इन वॉर्स, यानी कि जब वॉर्स लड़ते थे उसमें से जो सोना जवाहरात चीज़ें मिलती थी उस टाइम, वो इनका मेन सोर्स हुआ करता था। रोड्स एंड हाईवेज इनके मेंटेन थे, जिन्हें गार्ड करते थे, किससे? इन्हें गार्डेड रखा जाता था जिससे कि यहाँ पर रॉबरी और स्मगलिंग जैसी चीज़ें ना हो। संगम सोसाइटी कैसी थी? टोलकापियम रेफर्स टू दी 5 फोल्ड डिवीजन, यानी कि जो 5 फोल्ड की डिवीजन थी, यानी हिली एरियाज थे, पोस्टरल या फिर ग्रेजिंग लैंड जिन्हें कहते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड थे, कोस्टल एरियाज थे और डेजर्ट एरियाज थे। फिर से यही जो वर्ड्स दिए हुए हैं, मुल्लई, मरुदम, नेडल, पलई, कुरेनेजी, ये सब इनके तमिल वर्ड हैं। इसके अलावा 4 कास्ट मानी जाती थी। अरासर यानी कि जो रूलिंग कास्ट थी, अंथानार, इसके अलावा वरेंगार जो कि जो ट्रेड और कॉमर्स दिखते थे, और वेलेलर जो यानी कि जो खेती बाड़ी करते थे। एशियन कुछ ट्राइब्स थी वो भी रहती थी, वो कौन सी थी? थोडस, इरुलस, नागाज, वेदरस, ये सब भी इस वक्त में रहा करती थी। एक वुमेन की पोजीशन क्या थी उस वक्त में? वुमेन की पोजीशन के हिसाब से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द संगम एज टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द संगम एज, यानी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल जिससे आप वुमेन की पोजीशन समझ सकते हैं। वुमेन की रिस्पेक्ट थी, अलाउड थी इंटेलेक्चुअल परसुएट में, यानी कि बोलने में, बातचीत करने में इनको हिस्सेदारी मिलती थी। देवर वुमेन पोएट लाइक, इनमें वुमेन पोएट भी थी कुछ लाइक, जैसे अवैयार, और ये दोनों नाम दिए हैं ऐसे, जिन्होंने तमिल लिटरेचर को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा था। वुमेन आर अलाउड टू चूज़ देयर लाइफ पार्टनर्स, वुमेन्स अलाउ थी कि वो अपने लाइफ पार्टनर, जीवन साथी चूज़ कर सकती हैं, बट विडोज़ के साथ काफ़ी मिजरेबल, काफ़ी अच्छा व्यवहार नहीं था। देयर इज़ ऑल्सो मैंशन अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी सती सिस्टम भी प्रैक्टिस करी जाती थी। रिलीजन कौन सा था? रिलीजन के बारे में इनकी जो प्राइमरी डिटी, मेन भगवान ये मानते थे, उनका नाम था मुरुगन, जिसे तमिल गॉड माना जाता है, जिन्हें मुरुगन
की वर्शिप करा करते थे, उन्हें एंशिएंट ओरिजिन गॉड माना जाता था। फेस्टिवल रिलेटेड टू गॉड मेरेनो वॉज मैंशनड इन द संगम लिटरेचर, और संगम लिटरेचर में इनसे रिलेटेड जो फेस्टिवल्स मनाते थे लोग वहाँ के, ये भी लिखे हुए हैं। इनको ऑनर करा जाता था 6 एडोब्स एज अरुपराई वेदु। बेसिकली जो मुरुगन भगवान हैं, इनको शिव जी के बेटे यानी जो कार्तिकेय भगवान हैं हिंदू में जो पूजे जाते हैं, उन्हीं को मुरुगन बोला गया है। और उनके 6 घर, एडोब्स मतलब घर बताए गए हैं, उसी को अरुपराई वेदु बोला जाता है। अदर गॉड वर्शिप्ड ड्यूरिंग द संगम पीरियड वर मयोन यानी विष्णु, वेदन यानी इंद्रा, वरुणा, कोररवई, और बाकी जो गॉड्स थे वो ये थे जिन्हें उस वक्त में वर्शिप करा जाता था। इसके अलावा द हीरो स्टोन और नंदुकल वर्शिप वॉज सिग्निफिकेंट इन द संगम पीरियड एंड वॉज इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ ब्रेवरी शोन बाय द वॉरियर्स ऑफ द बैटल। यानी हीरो स्टोन यानी कि इस तरीके की, जिसे नंदुकल वर्शिप भी बोलते हैं, कि इस तरीके से स्टोन्स एरेक्ट करी जाती थी जिनको देखकर उनकी वर्शिप करी जाती थी। उनको ये माना जाता था कि जो लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी और वो शहीद हुए, उनकी याद में उन्हें वर्शिप करा जाता था। इकोनॉमी कैसी थी संगम एज की? एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था, राइस सबसे ज़्यादा उगाने वाली क्रॉप थी। हैंडक्राफ्ट फेमस थे, वीविंग होती थी, मेटल वर्क चलता था, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स ऑफ बीड्स, स्टोन एंड आइवरी, ये सब बनाए जाते थे। देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड दैट वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द संगम पीरियड। यानी इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड बहुत ज़्यादा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक तरीके से बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा हाई एक्सपर्टीज़ थी स्पिनिंग में, वीविंग में ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स की। These use in great demand in the Western world, especially for the cloth cottons woven at उरैयूर। यानी कि उरैयूर में जो क्लोथिंग की वोवन करते थे, उन्हें सिलाई बुनाई होती थी, उनकी वेस्टर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मांग भी थी। इसके आगे चलते हैं तो पोर्ट ऑफ द पुलार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था किस चीज़ के लिए? फॉरेन ट्रेड के लिए। यहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स एंटर कर सकती थी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट माना गया है प्रीशियस गुड्स को भेजे जाने के लिए। अदर सिग्निफिकेंट पोर्ट्स भी थे यहाँ पर जिनसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, वो ये थे। मैनी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स दैट वर इशूड बाय द रोमन एम्परर लाइक अगस्तस, तिब्रियस एंड नीरो हैज़ बीन फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु इंडिकेटिंग फ्लोरिशिंग ट्रेड। यानी कि जो ये राजा एम्परर उस वक्त के रोमन के हुए करते थे, उनसे रिलेटेड कॉइन्स भी तमिलनाडु में मिले हैं। तो यानी कि ट्रेड रोम से रहा होगा, जिसकी वजह से करेंसी यहाँ तक आई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेड बहुत ज़्यादा चला करता था उस वक्त में। मेजर एक्सपोर्ट ऑफ द संगम वर कॉटन फैब्रिक्स, स्पाइस लाइक पेपर, जिंजर, कार्डमन, सिनेमन, टर्मरिक, आइवरी प्रोडक्ट्स, पर्ल्स। तो ये सब चीज़ों की एक्सपोर्ट मेजरली हुआ करता था। मेजर इंपोर्ट ट्रेडर जो थे, हम इंपोर्ट क्या करते थे संगम एज के लोग उस वक्त? हॉर्सेस, गोल्ड एंड स्वीट वाइन जो थे इंपोर्ट करा करते थे। So this is the end of this chapter. This is a very small chapter, Sangam Age. I have already told you the things which is written in red color, उसको आपको नोट नहीं करना है। और जितनी भी चीज़ें आपको बोल्ड यानी कैपिटल लेटर्स में, अंडरलाइन में लिखी हुई हैं, वो आपको ज़रूर लिखनी है। ये बात उनके लिए है जो इस वक्त सेशन 21-22 में बच्चे हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग रेड, ये सब कुछ नोट करना है, पूरा इम्पोर्टेंट है। अब आईसीएससी नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीएससी क्या नोटिफिकेशन है? आईसीएससी का नोटिफिकेशन आपको इस जगह पर जाके मिलेगा, जो कि लिंक में आप, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जा सकते हैं। उसमें क्या है, कोरोना की वजह से लास्ट ईयर भी यही हुआ था और इस साल भी यही हुआ कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। यानी कि आपकी जो किताबों में चीज़ें दी हुई हैं उनको कट कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही हैं और ऑनलाइन क्लास में आप बहुत कम ध्यान देते हैं। इस वजह से सिलेबस को कम कर दिया गया है और आपको अब लिमिटेड चीज़ें पढ़नी हैं। तो जो लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है वो आपको इस लिंक पर जाकर ही मिलेंगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि आपके कोर्स में अब क्या है और क्या नहीं है।
इसके अलावा चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली अब आने वाले टाइम में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे वो 9th के मार्क्स को लेकर और 10th के मार्क्स को लेकर कंबाइन करके इनकी परसेंटेज बनाई जा सकती है 10th बोर्ड की, मोस्ट प्रोबेबली, बट ये अभी ऑफिशियल नहीं है। इसके अलावा 10th क्लास के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो शायद अब 2 पार्ट्स में हों। इस सब चीज़ की ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कन्वर्सेशंस, कुछ चीज़ें हैं जो पता चली हैं अनऑफिशियली, पर ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है। ओके, थैंक यू।